नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहाँ पर कोरोना के घटते मामलों के बीच लगातार लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट दी जा रही है। बाजार और मॉल खुल चुके हैं, जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आ रही है। लेकिन इस बीच कई जगहों पर लापरवाहियाँ भी हो रही हैं, जिसकी वजह से मामले एक बार फिर से बढ़ सकते हैं और इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट, जो कि पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में स्थित हैं, इनकी सभी दुकानों को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। प्रशासन के मुताबिक यहाँ न सिर्फ जनता बल्कि दुकानदार भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। ये इलाका कोरोना का नया केंद्र ना बन जाए, इसलिए 6 जुलाई तक यहाँ की 400 दुकानों को बंद करवा दिया गया है। लेकिन दुकानदार इस आदेश से खुश नहीं हैं। चालान कटते हैं, जो अभी उसके बीच में 2 चालान हमारे वैसे भी कट चुके हैं दुकान के, 2-2 हज़ार के चालान कटते हैं। तो उसमें इतनी भीड़ तो हमारी होती भी नहीं। हमारी 50 गज की दुकान है, 50 गज की दुकान में एक बार बताओ क्या कस्टमर 4-5 भी नहीं खड़े हो सकते। और उसमें पुलिस वाले आके बोलते हैं कि आपकी दुकान के अंदर भी जो स्टाफ है वो भी 4-5 जनों का है। अब बताओ, अब एक जना खड़ा होकर कस्टमर अटेंड करेगा, क्या करेगा? उसके में हम ये जानना चाहते हैं, हम लड़कों की तनख्वाह कैसे देंगे? हालांकि पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के कुछ बाजारों में कार्रवाई की गई है, लेकिन दक्षिण दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट जैसे कई बाजारों में भी कोविड के नियमों का सरासर उल्लंघन हो रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ये सब खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि दुकानदारों की दलील है कि वो लोगों से नियमों का पालन करने को कह रहे हैं, लेकिन कई लोग ये बात मान ही नहीं रहे। हम लोग कस्टमर को बोल देते हैं जी, अगर आप 4 लोग हो, 2 लोगों को देखना, 2 लोग देखिए, बाकी लोग दूर दूर थोड़ा खड़े हो जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क नहीं लगाते हैं। अगर कोई कस्टमर आया तो उसको बोल देते भाई मास्क लगा के रखो। रूल स्टिक करेंगे फिर भी मार्केट में आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे लगता है। और आपको अनसेफ फील होता है इस तरह से आप शॉपिंग करने आते हैं? होता तो है, बट शॉपिंग भी तो करनी है ना, कैसे करें बताओ। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक सरोजनी नगर, कमला नगर और सदर बाजार जैसे बाजारों को बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से पिछले हफ्ते नोटिस भेजे गए हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो यहाँ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सोमवार से दिल्ली में अनलॉक का 6ठा चरण शुरू होगा, जिसके तहत स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन दर्शकों के आने की इजाजत नहीं होगी। अभी तक सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों या इनके लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की खातिर ही इन्हें खोलने की इजाजत थी, लेकिन सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स अब भी दिल्ली में बंद रहेंगे। लोगों को लगता है कि यही घर से बाहर निकलने का सही समय है, इससे पहले कि कोविड की तीसरी लहर आए। पर यह समझना जरूरी है कि यही वो हालात हैं जिनकी वजह से तीसरी लहर को हम एक न्योता दे देंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में कोरोना का दायरा घट रहा है। लगातार चौथे दिन 100 से कम नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में 24 घंटों में कोरोना के 94 नए मामले मिले हैं। इस दौरान 7 संक्रमितों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीज अब 1000 से कम हैं और कोरोना संक्रमण दर 0.13% है। कांग्रेस पार्टी रफाल सौदे को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर है। दरअसल फ्रांस की ओर से इस सौदे की जांच के आदेश दिए जाने के बाद कांग्रेस की मांग है कि भारत में भी संयुक्त संसदीय समिति की ओर से इसकी जांच की जाए। हालांकि इस तरह की मांग पहले भी होती रही है, जिसके मोदी सरकार ने तवज्जो नहीं दिया। फ्रांस से लड़ाकू विमान रफाल के सौदे की जांच की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि रफाल सौदे की जेपीसी से जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई सवाल पूछे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके जवाब की चुनौती दी है। आप हमें बताइए कि 126 विमान खरीदने थे, उनको घटाकर 36 क्यों किया गया? 570 करोड़ रुपए का एक विमान होना था, आपने 1670 करोड़ क्यों खर्च किए उस एक विमान पर? आप ये बताइए कि जो एग्रीमेंट थी उसमें एंटी करप्शन क्लॉज था, जो यूपीए के वक्त भी था, आपके
रक्षा मंत्रालय ने भी रखने की चेष्टा की, आपने क्यों हटवा दिया? आप ये बताइए कि जो क्लॉज था जिसमें मिडिलमैन नहीं होने चाहिए थे, वो क्लॉज क्यों हटा दिया? आप यह बताइए कि HAL जिसमें 108 विमान हिंदुस्तान में बनने थे, यहाँ रोजगार मिलता, वो आपने क्यों हटा दिया एग्रीमेंट से और आपने एक प्राइवेट पार्टी को ले आए, ऑफसेट पार्टी? ये तमाम सवाल हैं जिसके उत्तर चाहिए। फ्रांस में इस सौदे की जांच के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि जिस देश में इस सौदे से लाभ कमाया गया, वहां जब जांच हो रही है तो भारत में जांच क्यों नहीं हो सकती, जिसने इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई है। इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, दो देश थे, एक फ्रांस एक हिंदुस्तान। फ्रांस जिसको कि राफेल डील से लाभ हुआ है, आर्थिक लाभ हुआ है और आरोप है कि ज्यादा लाभ हो गया, उसने तो जांच बैठा ली। जिस देश को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को, उसने जांच नहीं बैठाई। अब ये सवाल तो जायज है या नहीं, आप बताइए। बीजेपी राफेल पर कांग्रेस के हल्ले को बेतुका बताती रही है। वो सौदे में किसी तरह की गड़बड़ी के आरोप से इनकार करती है और जांच की कोई जरूरत नहीं मानती। राफेल डील वाज ओपन डील, इट वाज ए रफाल सौदे में सब कुछ सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या नियमों के उल्लंघन को नहीं पाया। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाना ये दिखाता है कि उनके पास नरेंद्र मोदी सरकार से मुकाबला करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। राफेल सौदे की जांच का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन इसे जांच के योग्य नहीं माना गया। 2019 के चुनाव में भी ये मुद्दा विपक्ष के काम नहीं आया, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इस सौदे में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, मोदी सरकार को देर सवेर उसकी जद में आना होगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। 11 मंत्रियों के साथ शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी का नाम उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज हो चुका है। उन्हें जिनके साथ काम करना है, उसमें से ज़्यादातर लोगों का अनुभव इनसे ज़्यादा है और उनमें से कई इनसे नाराज़ भी चल रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इनके सामने चुनौतियाँ कई सारी हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 21वें साल में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने रविवार शाम देहरादून के राजभवन में आयोजित सादे समारोह में 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली। खास बात यह है कि ये सभी वो मंत्री हैं जो पिछली सरकार में भी शामिल थे। इनमें सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल जैसे दिग्गज भी शामिल हैं, जो पहले धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे थे। इस बार अलग सिर्फ ये हुआ कि सभी को कैबिनेट दर्जा दे दिया गया। शपथ लेने के बाद धामी ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। कोरोना काल में जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। इसमें हमारी 4 धाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका, छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं, वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं, उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। चुनावों से ठीक पहले एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी एक सामान्य कुमाऊनी परिवार से हैं। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके कनाली छीना में पैदा हुए धामी ने लखनऊ में छात्र राजनीति से अपने सियासी जीवन की शुरुआत की। उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तेज तरार छात्र नेता रहे। एमए और एलएलबी कर चुके पुष्कर धामी ने सत्ता के खेल को तब और करीब से समझना शुरू किया जब
अलग उत्तराखंड बनने के बाद वो राज्य की पहली सरकार में मंत्री भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी बने। तब से ही कोश्यारी की राजनीतिक विरासत पर उनकी दावेदारी शुरू हो गई। कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार के दौरान पुष्कर धामी विपक्षी बीजेपी के प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2012 से वो 2 बार खटीमा से विधायक चुनकर आ चुके हैं। स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहने के साथ वो अपने इलाके की जनता के साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए जाने जाते हैं। 45 साल के धामी प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठता क्रम में काफी नीचे आते हैं, लेकिन आलाकमान ने अपने पिटारे से अचानक उनका नाम निकालकर उत्तराखंड की राजनीति में दशकों से जमे जमाए सूरमाओं को हिलाकर रख दिया। बीजेपी आलाकमान का संदेश साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। मुझे आशा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और उत्तराखंड का विकास नए आयाम को छुएगा। तो बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो राज्य में अब युवाओं को कमान दे रही है। उत्तराखंड बीजेपी के कोश्यारी खेमे से आए पुष्कर धामी राज्य के ठाकुर ब्राह्मण और गढ़वाल कुमाऊं समीकरण में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब ये उन पर है कि वो अपने बयानों और कामों से आगे का रास्ता कितना आसान बना पाते हैं। उन पर विरोधियों की बारीक नजर है। यही वजह है कि अखंड भारत के मुद्दे पर 6 साल पहले किए उनके ट्वीट को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें भारत की सीमा से लद्दाख का हिस्सा गायब है। तो ऐसे हालात में पुष्कर धामी के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। अफसरशाही से त्रस्त राज्य की व्यवस्था को पटरी पर लाने और 8 महीने में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी को फिर से जीत दिलाने की जिम्मेदारी। देहरादून से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लखनऊ में गिराए गए एक निर्माणाधीन इमारत के बारे में। लखनऊ के रिवर बैंक कॉलोनी में बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की एक निर्माणाधीन इमारत गिरा दी गई। इमारत के गिरते वक्त पोकलेन मशीन का ड्राइवर इसकी चपेट में आ गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एनडीटीवी से कहा कि एएसआई के तहत आने वाली किसी भी पुरातात्विक स्मारक से 300 मीटर की दूरी पर ही कोई निर्माण हो सकता है, लेकिन ये इमारत ऐतिहासिक रेसिडेंसी से सिर्फ 123 मीटर दूर थी। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हुए ड्रोन हमले के बाद अब श्रीनगर में ड्रोन्स पर पाबंदी लगा दी गई है। श्रीनगर के डीएम ने आदेश जारी कर कहा है कि श्रीनगर में अब ड्रोन खरीदे और बेचे भी नहीं जा सकेंगे। जिनके पास ड्रोन्स हैं उन्हें जल्द से जल्द थाने में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना महामारी की वजह से एक ट्रैवल एजेंट के पास 1.5 साल से कोई काम नहीं था। आर्थिक हालात खराब होने की वजह से उसने कोई दूसरा काम करने की कोशिश की, जिसके बाद अब वो कार में खाना रख कर बेच रहा है। गुरुग्राम में अभिषेक अग्रवाल ने 13 साल तक ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम किया, लेकिन अब सड़क पर वो हाथ में ये तख्ती लिए तेज धूप में ऐसे ही घंटों खड़े रहते हैं। कोई ग्राहक आता है तो उसे खाना देते हैं। उनका पूरा किचन इसी गाड़ी में है। अभिषेक पिछले साल तक इस पेशे में नहीं थे। बीते साल लॉकडाउन के बाद उनका ट्रैवल का काम बंद हो गया, तो उन्होंने पहले टिफिन सर्विस शुरू की। जब वो भी नहीं चला तो पिछले महीने वो इस गाड़ी में रखकर खाना बेचने लगे। कोविड की वजह से everything was closed, travel and all, no one was willing to travel. But gradually things opened, but फिर से अभी दोबारा स्टार्ट हो गया। अभिषेक के मुताबिक उनके घर में बुजुर्ग माता पिता और पत्नी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। आर्थिक तंगी से जूझने लगे तो उन्हें खाना बनाकर बेचने का आइडिया आया। उनकी एक जानकार रिया सूरी ने उन्हें ये कार देकर मदद की। अब इसी कार में अभिषेक खाना बेचते हैं। हालांकि अभिषेक को पहले खाना बनाना नहीं आता था। मेरे पास कार थी, देन आई थॉट कि ठीक है तुम इस कार को यूज़ कर लो, जैसे यूज़ करना है। इसमें खाना अगर हो सकता है कुछ भी तो ये तुम यूज़ कर सकते हो। तो बस इतनी सी मैंने हेल्प की। अभिषेक के मुताबिक उनका पिछला काम शुरू हुआ तो उसे भी करेंगे, लेकिन इसे नहीं छोड़ेंगे। वो मैं करूँगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। मतलब मेरे को जो पसंद आता काम है वही करता हूँ। अब मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा। अब मैं ये नहीं कि मतलब
एक वो है, पर मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभिषेक को इस तरह सड़क पर खड़ा देखकर कई लोग उनकी मदद के लिए भी आते हैं। मैं इनको डेली देखता हूँ, ये अपना बोर्ड जो अपना एडवर्टाइजमेंट जो डेली करते हैं, तो इनको मैं रोज़ देखता हूँ। तो मैंने देखा यार बड़ा मेहनत कर रहा है बंदा, खाना भाई घर का खाना। तो मैंने कहा यार इनको यहाँ तो कोई रुकता नहीं है, इनको ऐसी पॉइंट बताया जाए जो तरीका से इनका बढ़िया बिजनेस चल जाए। हाँ जी, इसीलिए सर मैं रुका हूँ इनको बताने के लिए। अगर जी हमारा उधर काम भी है और आप कंफर्म अपनी जो खाना वाने का वहाँ अपनी कैंटीन लगाओ। अभिषेक के यहाँ खाने वालों में मजदूर भी हैं और महंगी गाड़ियों में आने वाले भी। खास बात यह है कि वो 110 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से न जाने कितने लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अभिषेक भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन उन्होंने हौसला कायम रखा और एक नई शुरुआत की। अब वो अपने पुराने काम से तो प्यार करते ही हैं, उन्हें अपने इस नए काम से भी प्यार है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण चिरोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।